नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। 4 जून को शाम तक चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और हमें पता चलेगा कि कौन सरकार बना रहा है, इंडी गठबंधन या एनडीए गठबंधन। हालांकि एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव के दौरान कई बार दावा किया कि तीसरी बार भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और उन्होंने अपनी सरकार स्थापन होने के तुरंत बाद कौन कौन से काम करने हैं इसका एक 100 दिन का कार्यक्रम भी तय कर रखा है। चुनावी सभाएं और चुनावी रैलियां और टीवी चैनल को इंटरव्यू देने से फुर्सत निकालकर मोदी जी अपने मंत्रियों और अपने अधिकारियों से मीटिंग करते हैं, उन्हें जरूरी सूचनाएं भी करते हैं कि 4 जून के बाद अगले 100 दिन में हमें क्या क्या काम करने हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही कह दिया है कि पिछले 10 सालों में हमने जो किया है वो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर ऐसा है तो इस पिक्चर में यानी कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में शायद कुछ बड़ा काम करने जा रही है। अब वह बड़े काम क्या हो सकते हैं, इस बात का थोड़ा सा अंदाजा उनकी चुनावी सभाओं में कही गई बातें और उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू से हमें पता चल रहा है। तो इस आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कौन से ऐसे बड़े काम होंगे जिसको भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल में अंजाम देने वाली है। उन बड़े कामों का आधार तैयार करने के लिए उनका सबसे पहला काम होगा पूर्ण बजट पेश करना। हालांकि बजट पेश करना एक रूटीन काम है, चाहे कोई भी सरकार बने, बजट तो पेश करना ही है। फरवरी 2024 में जो बजट पेश किया गया था वह अंतरिम बजट था। हम सभी जानते हैं कि जिस साल आम चुनाव होने हैं यानी कि लोकसभा के चुनाव होने हैं, उस साल पूर्ण बजट की जगह सिर्फ अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट से सरकार को नई सरकार बनने तक का जो अवधि होता है 2-3 महीने का, उस अवधि के दौरान जो खर्च होने वाले हैं वो खर्च करने के लिए संसद से अधिकार मिलता है। मोदी सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण काम होगा जनगणना कराना, सेंसस। हमारे देश में जनगणना कराने का काम 1881 से शुरू हुआ है और तब से हर 10 साल देश में जनगणना की जाती है। देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी और उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड पेंडेमिक के कारण यह जनगणना नहीं हो पाई। तो आज हमारे पास जनगणना की जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो 2011 के हैं। जनता के हित में जो भी स्कीम या योजनाएं बनाई जाती हैं उसका बजट एलोकेशन कितना करना है, किस तरह से करना है, कितने लोगों तक योजना पहुंच जानी चाहिए। इसके साथ ही पीडीएस के लिए अनाज खरीदना, आबादी अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जनप्रतिनिधित्व की संख्या तय करना, शहरी विकास हो या फिर ग्राम विकास हो, इन सारी चीजों पर तभी प्रभावी रूप से अमल किया जा सकता है जब हमारे पास जनगणना के सही आंकड़े हों। इसीलिए जनगणना का बहुत बड़ा महत्व है हमारे देश के विकास में। इसके बाद मोदी सरकार का तीसरा बड़ा काम हो सकता है शायद डिलिमिटेशन करना। डिलिमिटेशन का मतलब है देश के लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीमाएं तय करना जनसंख्या के आधार पर। देश में हर 10 साल के बाद जनगणना होती है और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन किया जाता है। डिलिमिटेशन के लिए जनसंख्या के आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं। जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या तय की जाती है। फिलहाल लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की जो संख्या है वो साल 1971 की जनसंख्या के आधार पर तय की गई है। साल 1976 में एक कानून बनाकर यह तय किया गया कि साल 2001 तक देश में डिलिमिटेशन नहीं किया जाएगा। जब साल 2001 में जनगणना का काम पूरा हुआ तब डिलिमिटेशन की बात सामने आई, तो तत्कालीन सरकार ने फिर 2002 में डिलिमिटेशन कानून बनाकर इस अवधि को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया। इसका मतलब फिलहाल लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की जो सदस्य संख्या है वह साल 1971 से चली आ रही है। आज देश की जनसंख्या करीब 145 करोड़ तक पहुंच गई है। अब समस्या यह है कि इस बढ़ती जनसंख्या के कारण सांसद और विधायक को अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को समझने और उसे हल करने में मुश्किलें आ रही है। अगर चुनाव क्षेत्र छोटा हो तो विकास में गति मिलेगी, लोगों की समस्याओं को समझना आसान हो जाएगा। इसीलिए अब समय आ गया है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को समझने के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि उनका क्षेत्र कम किया जाए। फिलहाल लोकसभा में केवल 543 सदस्य हैं और अगर हम साल 2026 के डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़कर करीब 750 तक हो जाएगी। बता दें कि हमारे मौजूदा लोकसभा सदन में 550 से अधिक सदस्य नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे में नए सदस्यों को कहां बिठाएंगे?
ये एक बड़ा सवाल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 1 साल पहले ही सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक नई संसद भवन का निर्माण कराया है और उसका पिछले साल ही उद्घाटन हुआ है, आप सबने देखा। हमारी मौजूदा संसद में लोकसभा में केवल 550 सदस्य और राज्यसभा में 250 सदस्य ही बैठने की व्यवस्था है, लेकिन अब नए संसद भवन में लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। और अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करनी हो तो लोकसभा हॉल में ही 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। मोदी सरकार का चौथा बड़ा काम हो सकता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू कराना। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ही 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल पास कर दिया है। उसे सिर्फ लागू करना बाकी है। इस बिल में महिलाओं में फिर एसटी और एससी कैटेगरी का समांतर आरक्षण भी शामिल है। महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों में आरक्षण हो, यह बात कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 4 बार 1996, 1998, 1999 और 2008 में महिलाओं के लिए आरक्षण देने का प्रयास किया गया था, लेकिन राजनीतिक अनास्था के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो पाया था। फिलहाल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून 2023 में ही पास हो चुका है, लेकिन शायद इसे 2029 से लागू किया जाएगा, क्योंकि अभी हमारी जनगणना का काम बाकी है, डिलिमिटेशन का काम बाकी है। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो साल 2029 से इन दोनों सदनों में 33% महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। बता दें कि 33% महिला आरक्षण सिर्फ 15 साल के लिए ही होगा। उसके बाद संसद चाहे तो उसका कार्यकाल बढ़ा सकती है। मोदी सरकार का अगला 5वां बड़ा काम हो सकता है देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करना। यह एक ऐसा काम है जिसकी मांग खुद संविधान करता है पिछले 74 सालों से। आपको बता दूं कि यूसीसी को लागू करने की बात किसी राजनीतिक पार्टी की कल्पना नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है या एजेंडा नहीं है, बल्कि हमारे संविधान बनाने वालों ने ही यूसीसी की बात की है। जब संविधान बना जब संविधान बनाया गया तब संविधान निर्माताओं ने कहा था कि देश के हर नागरिक को एक समान मानना चाहिए। जाति या धर्म के आधार पर किसी को फायदा देना या नहीं देना, यह बात संविधान के खिलाफ है। इसीलिए देश में यूसीसी को लागू करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तब परिस्थितियां बहुत अलग थी। यूसीसी लागू करना उस समय पॉसिबल नहीं था, इसीलिए यूसीसी को तुरंत लागू नहीं किया गया। तो संविधान सभा ने यूसीसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में डाल दिया और कहा कि देश या राज्य को चाहिए कि वह यथावकाश समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करे या राज्यों में लागू करे। लेकिन संविधान के लागू होने के बाद 74 साल गुजर गए, अभी तक देश में या देश के किसी राज्य में यूसीसी लागू नहीं हो सका है। हालांकि 2024 में कुछ महीने पहले उत्तराखंड ने अपने राज्य में यूसीसी लागू किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। हालांकि गोवा में उत्तराखंड से पहले ही यूसीसी लागू किया जा चुका है, लेकिन वह अपने जन्म के साथ ही लागू हुआ है। यानी कि जब साल 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ तभी से वहां पर यूसीसी लागू हुआ है। बता दें कि यूसीसी लागू होने से किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोवा और उत्तराखंड इन दोनों राज्यों में यूसीसी लागू होने से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो पूरे भारत में यूसीसी लागू करने के लिए किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यूसीसी से क्या फायदा होगा इस पर मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता का क्या फायदा होगा, यह इसके नाम में ही निहित है। बता दें कि यूसीसी की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 में की गई है और डीपीएसपी के कोई भी अनुच्छेद किसी भी अदालत में चैलेंजेबल नहीं होते हैं। यानी कि अगर हम इस अनुच्छेद के खिलाफ या इसके समर्थन में किसी न्यायालय में मामला उपस्थित करते हैं तो अदालत या न्यायालय उस पर अपना कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है। हालांकि सर्वोच्च अदालत द्वारा अलग अलग मामलों में सुनवाई करते समय कई बार केंद्र सरकार को यूसीसी लागू करने के लिए सूचनाएं की गई है। मोदी सरकार का अगला एक बड़ा कदम हो सकता है जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस रिफॉर्म्स। अगर मोदी सरकार के एजेंडे पर इस तरह के रिफॉर्म्स अगर नहीं है तो इन रिफॉर्म्स को एजेंडे पर लाना चाहिए, क्योंकि आज देश में जिस तरह से हालात बने हैं उसे देखते हुए जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। हालांकि आज भी अदालतों में, प्रशासन में और पुलिस में कुछ अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से यह व्यवस्था टिकी हुई है।
ये सारी चीजें बदलना बहुत जरूरी है। लोगों को लगना चाहिए कि हमारे यहाँ की पुलिस काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, लोगों को लगना चाहिए कि हमें न्याय मिल रहा है, समय पर मिल रहा है, तभी देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।